नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहू या नौकरानी। पूरे 4 साल के बाद रोहित कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए रोहित काम करता था। रोहित अपने देश, अपने घर लौटकर काफी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही रोहित की नजरें अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसने अपनी माँ, बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़े नजर आए। लेकिन उसकी नजरें शिल्पी को खोज रही थी। वो सोचने लगा, ये शिल्पी मुझे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को भी यहाँ भेज दिया। रोहित एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शिल्पी के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वह तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती ही नहीं है। रोहित ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हें काफी दिनों बाद देख रही है ना, इसलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। रोहित अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन ये बात शिल्पी से एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई। उसे काफी परेशान कर रही थी। वो सोचने लगा कि खाना बनाना इतना ज्यादा जरूरी था, जो मुझे मिलने एयरपोर्ट पर नहीं आई, वो भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर रो नहीं रही थी, इसलिए रोहित उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुन शिल्पी बालकनी में आकर खड़ी हो गई और रोहित की तरफ देखने लगी। रोहित भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नजरें घुमाई, जैसे वह शिल्पी को देखना चाहता है। रोहित से नजरें मिलती ही शिल्पी के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। रोहित उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शिल्पी सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद किचन में चली गई। चाय बनाने के लिए थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद रोहित शिल्पी को बुलवाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे, किचन में थोड़ा काम कर लेने दो, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज्यादा काम करती है वो। रोहित यही बात दूसरी बार शिल्पी के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे। हर दिन नहीं होता होगा उसका इतना काम, आज थोड़ा सा ज्यादा है, करने देता हूँ, मैं बाद में उससे बात कर लूंगा। रोहित अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी रोहित को मिलने आते रहे और शिल्पी को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेली शिल्पी इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वाले खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। रोहित चाहता था कि शिल्पी भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शिल्पी ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त रोहित और शिल्पी अच्छे से मिल पाए। रोहित शिल्पी के साथ काफी बातें करना चाहता था, लेकिन रोहित उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता था, इसलिए उसने शिल्पी को परेशान ना करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शिल्पी सोने ही वाली थी, फिर उसकी छोटी बच्ची रोने लगी तो शिल्पी उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। रोहित कब सो गया
उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्चे के रोने की आवाज आने लगी तो रोहित उठा और शिल्पी को पुकारने लगा। जब शिल्पी पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। रोहित बाद में शिल्पी को देखने लगा। शिल्पी उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठकर घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब रोहित सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शिल्पी ज्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो तो कुछ और ही है। रोहित अब समझ गया, पर वह अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शिल्पी से ज्यादा काम ना करवाए करे। इसलिए अब उसने खुद ही शिल्पी की मदद करना शुरू कर दिया। रोहित के हाथ बांटने से शिल्पी को थोड़ा अच्छा लगने लगा था। पहले जहां उसका चेहरा थकान से उतर जाता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। रोहित ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शिल्पी अब वो शिल्पी नहीं रही जिससे रोहित शादी करके लाया था। वे तो कोई और थी जो तोते की तरह बोलती, और यह शिल्पी तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी के डर की वजह से सहमी हुई हो। रोहित शिल्पी को उसके काम में और ज्यादा मदद करने लगा। रोहित का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़े और उसकी दीदी ने मिलकर रोहित को समझाया, तुम अपनी बीबी की मदद करते हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वो अच्छा थोड़ी ही लगता है। और सोचो, आगे चलकर शिल्पी को तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ गई तो तुम्हारा अपना काम में ध्यान लगना मुश्किल हो जाए। रोहित हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात मानता आया था। जिस तरह से सबने रोहित को समझाया था, रोहित भी उनकी बातों में आ गया था। अब रोहित शिल्पी की मदद करने से कतरा रहा था। कभी कभार वह बच्चे के लिए दूध गर्म कर लिया करता, इससे ज्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने रोहित को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। रोहित ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा भी छोटा था। जितना रोहित कमाता था इतना सबके लिए काफी ना था। काफी सोच विचार करने के बाद रोहित ने यह फैसला किया कि वह अब शिल्पी के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर शिल्पी भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगा। इस तरह से वह अपने पैसों की तंगी को पूरा करेगा। परिवार वालों ने भी रोहित को इजाजत दे दी। रोहित चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर ना था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शिल्पी नौकरी करती और रोहित घर से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसे ही बीत गए। शिल्पी घर का काम और बाद में शहर का काम करती है। पहले से भी ज्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की रोहित के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर पड़ती थी। यहाँ पर भी शिल्पी का हाथ ना बटाया करता। रोहित अब दिन रात अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने में मसरूफ रहता है। कभी कभी शिल्पी उससे कहती, मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वो हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता, कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। शिल्पी तो बीमार थी, लेकिन एक बार रोहित बहुत ज्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में रोहित के पास सिर्फ शिल्पी थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और
शारीरिक तकलीफ से गुजर रहे। रोहित को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ दे रहा था। फिर वह सोचता कि उसने भी तो शिल्पी के साथ जिंदगी भर यही किया है। क्या वो शिल्पी का जीवन साथी नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरे के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था। यहाँ तक कि शिल्पी ने खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफ को नजरअंदाज करता आया है। रोहित को अब अपना दर्द शिल्पी के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसने दर्द को ना बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, ऐसा उसे लगने लगा। पश्चाताप के आंसू रोहित की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शिल्पी से माफी मांगी। दोस्तों, जीवन साथी का मतलब होता है जीवन के हर उतार चढ़ाव में, जीवन के हर मोड़ में जो साथ दे। साथ होने में और साथ देने में उतना ही फर्क होता है जितने सिर्फ वादा करने में और सचमुच वादा निभाने में होता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।